स्टूडेंट्स, मैं अजय सिंह आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट्स की सहायता से आप लोग अपने एम्बिशन को सक्सेस की ओर ग्लो कराने के लिए अपने एम की ओर बहुत अच्छे से बढ़ रहे होंगे और अपने स्टडी में कंटिन्यूटी लाने की कोशिश करेंगे। स्टडी आपका कंटिन्यूअस हो रहा होगा तो आप अपने एम्बिशन और को ग्लो करा सकते हैं, आप अपने एम को अचीव कर सकते हैं। अब हम लोग फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच में भी हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब वीडियो सबसे लास्ट में देखे थे, अब हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस किया गया होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इस बात को देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ये पहले हेडिंग डाल दें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ an electric dipole placed in external electric field, external electric field। चलिए यहाँ पर मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है इलेक्ट्रिक डाइपोल का और यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर की ओर होगा, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, जिसे वेक्टर पी से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसका डायरेक्शन हम इधर की ओर एज्यूम कर लेते हैं। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों ही यूनिफॉर्म हमने एज्यूम कर लिया है। अब ये एंगल जो है डाइपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल थीटा है। यह समझ रहे हैं आप लोग कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने पर उस पर एक टॉर्क लगता है जो उसको डाइपोल मोमेंट के अलोंग अलाइन करने की कोशिश करेगा, जैसे उसको डाइपोल मोमेंट के अलोंग लाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उस पर टॉर्क लग रहा है। टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई होता है। जब डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, यही टॉर्क होता है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगता है। इसका क्लियर है कि टाउ का जो मैग्नीट्यूड होगा टॉर्क का वह हो जाएगा पी ई साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर ई। अब यह क्लियर है कि थीटा एंगल का वैल्यू जब 0 डिग्री होगा तो टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है। तो इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन करने की कोशिश करेगा। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क अप्लाई करके। ये थीटा का वैल्यू 180 डिग्री रखने पर भी टॉर्क 0 ही आएगा, लेकिन 180 डिग्री मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और 0 डिग्री पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो क्योंकि किसी भी सिचुएशन में जब छोड़ेंगे तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। क्यों? इस बात को यहाँ पर समझिए कि जब यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपने ऐसे रिलीज कर दिया, मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल ए भी इस डायरेक्शन में है, उसका एक्सिस ऐसे है, तो इस पर जो टॉर्क लगेगा वो इसको इधर थोड़े लगेगा। इस पर टॉर्क जो लगेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा। क्यू चार्ज पर फोर्स आगे लगेगा, माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स पीछे लगेगा, जो इसको क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराएगा। और क्लॉकवाइज का मतलब है नॉर्मली इनवर्ड डायरेक्शन होगा टॉर्क का। तो ये क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराने की कोशिश करेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाएगा टॉर्क। तो अभी जो सिचुएशन में है इसका अर्थ यह है कि एक्सटर्नल एजेंट वर्क करके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर कर दिया है। वो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करके किया है। तो एक्सटर्नल एजेंट टॉर्क अप्लाई करेगा, एंटी टॉर्क अप्लाई करेगा। जिस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है उसके एंटी टॉर्क अप्लाई करेगा। तो टॉर्क लगेगा अप्लाई करेगा एक्सटर्नल एजेंट, ये एंटी टॉर्क जिसका डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज फिगर के अनुसार। और यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज ही हो रहा है, सेम डायरेक्शन हो रहा है। जबकि जो एक इलेक्ट्रिक फोर्स टॉर्क लगाएगा उस टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वह नॉर्मली इनवार्ड होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो नॉर्मली इनवार्ड होगा। तो उस सिचुएशन में
टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और टॉर्क ड्यू टू अपोजिट होगा। और टॉर्क अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो एंटी टॉर्क होगा, जिसका डायरेक्शन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम होगा। तो एंगल 0 डिग्री होगा एक्सटर्नल एजेंट द्वारा। तो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, एक्सटर्नल एजेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो टॉर्क अप्लाई होगा उसके और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, जिससे एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा पॉजिटिव होगा। टॉर्क वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूला से ही टॉर्क डॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इसमें। तो पॉजिटिव जब वर्क करेगा एक्सटर्नल एजेंट तो उसके द्वारा उसका एनर्जी लॉस होगा, और वह एनर्जी लॉस नहीं होता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड वाले याद ही होगा आप लोगों को। वो उसके कारण एनर्जी जो होगा वो लॉस नहीं होगा, वो एनर्जी किसी न किसी दूसरे सिस्टम पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जाके जमा हो जाएगा। तो किस सिस्टम पर जमा होगा? जिस सिस्टम पर वर्क करेगा उसी पर जमा होगा। यानी एक्सटर्नल एजेंट जितना का एनर्जी जितना लॉस होगा वही एनर्जी इस पर आके स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू, हम एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क डन नहीं देखते, पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा वर्क डन देख करके या कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा वर्क डन देख करके तब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में चेंज या पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर होता है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर इंटीग्रेशन ऑफ। लेकिन यहाँ फोर्स नहीं, यहाँ टॉर्क है, तो फोर्स के प्लेस पर टॉर्क आ जाएगा। जो ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स का प्लेस होता है वही रोटेशनल मोशन में टॉर्क का प्लेस होता है, और जो ट्रांसलेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट का प्लेस होता है वही रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का प्लेस होता है। यानी यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये टॉर्क किसके कारण? टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये इज इक्वल टू टॉर्क इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा जो लग रहा है वो टॉर्क पी साइन थीटा लग रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी साइन थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा। और दोनों के बीच का एंगल क्या है? तो इलेक्ट्रिक फोर्स और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जो टॉर्क लग रहा है उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, वो क्लॉकवाइज सेंस है, मतलब डायरेक्शन नॉर्मली इनवर्ड है। और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, यानी सेंस एंटी क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड है इस प्लेन के। तो दोनों के बीच का एंगल एक 180 डिग्री, टॉर्क और डी थीटा के बीच का एंगल, तो कॉस 180 डिग्री हो जाएगा। कॉस 180 डिग्री -1 होगा, तो ये हो जाएगा माइनस, और पी और ई दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं क्योंकि डाइपोल मोमेंट में चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट है। हाँ, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है भले कोई भी डायरेक्शन हो। तो यहाँ पर -p इंटू ई, इंटीग्रेशन से बाहर साइन थीटा डॉट थीटा, इसमें साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब थीटा यहाँ वेरिएबल बचा, वह थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वो देखेंगे हम लोग। यहाँ पर थीटा का एक वैल्यू वेरिएबल रखना पड़ेगा, मिनिमम मैक्सिमम में कोई एक वैल्यू वेरिएबल रखेंगे, तो एक वैल्यू थीटा लेते हैं, और दूसरा वैल्यू ऐसा रखेंगे कि उसके कारण जब हम यहाँ एनर्जी फाइंड करें तो वह एनर्जी 0 आ जाए। तो वो हम 90 डिग्री रख देते हैं, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन कॉस होगा और कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है। तो हम एक एंगल लेते हैं 90 डिग्री, यानी ये थीटा से 90 डिग्री एंगल तक इसको रोटेट कराया गया है। उसी के कारण वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स देख रहे हैं उसी सिचुएशन में। तो थीटा से कहाँ तक? 90 डिग्री तक। तो इनिशियल लिमिट ले लेंगे, मतलब लोअर लिमिट ले लेंगे थीटा, और अपर लिमिट ले लेंगे 90 डिग्री। तो -pe साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होगा, तो यहाँ हो जाएगा -pe इंटू माइनस कॉस थीटा। ये वैल्यू होगा कहाँ से कहाँ तक? थीटा टू 90 डिग्री इज इक्वल टू माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा pe, और कॉस थीटा का वैल्यू कॉस 90 डिग्री पहले रखेंगे, कॉस 90 डिग्री, अब माइनस साइन देके रखेंगे कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री 0 इज इक्वल टू -pe कॉस थीटा हो गया। ये समझ गए? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको देता है इक्वेशन 1। अब हम लोग वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कॉन्सेप्ट से देखेंगे। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के आधार पर the work done by conservative forces to change the configuration of a system is equal to negative of change in potential energy of that system। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स के प्लेस पर इलेक्ट्रिक फोर्स ले लेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू
वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसको लिख सकते हैं इनिशियल माइनस फाइनल आ जाएगा, दिख रहा है यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस। तो इनिशियली जो है इनिशियल एंगल का वैल्यू कितना है थीटा और फाइनली 90 डिग्री, तो यू थीटा माइनस यू 90 डिग्री लिख देंगे। अब 90 डिग्री एंगल पर cos 0 होता है, इसलिए हम 90 डिग्री एंगल पर, हालांकि हम लोग एज्यूम कर सकते हैं पोटेंशियल को जहां मन करे 0, उसी के अकॉर्डिंग बाकी वैल्यू को देखना होता है। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री पर ही 0 लेते हैं, जो डेरिवेशन के बाद 90 डिग्री एंगल पर 0 आ भी जाएगा। यानी वो जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो जो भी वैल्यू एज्यूम करने चाहें पोटेंशियल का वैल्यू जहाँ भी 0 एज्यूम करना चाहें, वो ध्यान रखना है कि जो डेरिवेशन होगा, जो हम इक्वेशन फाइंड करेंगे 0 एज्यूम करके पोटेंशियल एनर्जी को, वो उस इक्वेशन में वह वैल्यू सेटिस्फाई भी होना चाहिए। मतलब जहाँ 0 एज्यूम कर रहे हैं वो उस प्लेस के लिए 0 आना भी चाहिए, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई होना भी चाहिए। तो यहाँ पर if we assume u 90 degree is equal to 0, then work done by electric force is equal to u theta minus 0 यानी u theta। इसको देते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम 1 and 2 यहाँ भी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स आया था, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स from 1 and 2 u theta is equal to minus pe cos theta, that is minus vector p dot vector e। यही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब एंगल थीटा होता है पी और ई के बीच का तब। तो इस तरह से अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्लियर हो गया। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, टॉपिक पहले देख लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से ही क्लियर है कि वैसे सरफेस जिसके सारे पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। द सरफेस एट विच द पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स इज कांस्टेंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। तो सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में देखिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस यदि कर्व है, ऐसा सरफेस है, ऐसे कर्व सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगा सब पर। तो पहले ये देख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होता है, ये प्रूव कर लें कैसे होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to equipotential surface। equipotential surface। अब ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लीजिए, इसका 2 पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, यह पॉइंट ए और यह पॉइंट बी है। तो जितना पोटेंशियल ए पर होगा उतना ही पोटेंशियल बी पर भी होगा। भी ए का वैल्यू भी ही होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो सारे पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे, यानी भी ए भी होगा, भी होगा। तो अब देखिए, आप कॉन्सेप्ट पहले देख चुके हैं, डी वी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर, याद होगा, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस, डी वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस के, मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जब होता है तब के लिए देख रहे हैं यहाँ पर। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस यदि बहुत कम है तो उस सिचुएशन में डीवी या ज़्यादा है तब भी डीवी पोटेंशियल डिफरेंस 0 ही होगा, लेकिन यहाँ कम की बात कर रहे हैं तो भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 ही होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के लॉन्ग। तो ये डीवी 0 होगा इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा, माइनस ई डी आर कॉस थीटा होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए ई डी आर कॉस थीटा में कि यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, यदि यहाँ पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 यहाँ नहीं होगा। हालांकि कई जगह पोटेंशियल रहते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर है तो पोटेंशियल 0 हो सकता है। इसका एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर समझा दें कैसे होता है। लेकिन यहाँ पर वैसा सिचुएशन नहीं बन रहा है। 2 चार्ज हैं, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। सेंटर पर देख रहे हैं तो इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पर जितना पोटेंशियल क्यू चार्ज के कारण मिलेगा उतना ही पोटेंशियल बीच में दोनों की लाइन ज्वाइनिंग के मिडिल पॉइंट पर।
तो जितना पोटेंशियल इसके कारण उतना ही पोटेंशियल इसके कारण, क्योंकि पोटेंशियल V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर आता है। तो Q चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम है, R डिस्टेंस भी दोनों के लिए सेम है, तो पोटेंशियल भी दोनों के लिए सेम होगा, लेकिन ये प्लस में होगा और ये माइनस में होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तो नेट पोटेंशियल इस पॉइंट पर कितना होगा, 0 हो जाएगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देखें तो क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर और माइनस क्यू चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आगे ही की ओर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 नहीं होगा, जबकि नेट पोटेंशियल 0 होगा। नेट यहाँ ऐड हो जाएगा दोनों। अब यदि हम दोनों प्लस चार्ज लेके देखते हैं, दोनों प्लस चार्ज है, यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए कि एक प्लस और एक माइनस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर 0 नहीं है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ इसके उल्टा, यदि प्लस क्यू इसको भी ले लें, इसको भी प्लस क्यू ले लें, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आगे और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, पीछे। मैग्नीट्यूड भी दोनों के लिए सेम होगा, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर भी दोनों के लिए सेम है, डिस्टेंस भी दोनों के लिए सेम है, चार्ज भी दोनों का सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम होगा, लेकिन डायरेक्शंस अपोजिट होंगे। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर होगा, पॉजिटिव चार्ज से अवे, और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की ओर होगा, पॉजिटिव चार्ज से अवे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 होगा। अब पोटेंशियल देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 हो गया, अब पोटेंशियल यहाँ नॉन 0 होगा, क्योंकि जितना पोटेंशियल क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर होगा उतना ही पोटेंशियल क्यू चार्ज के कारण यहाँ भी होगा, और मैग्नीट्यूड भी सेम, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ही, साइन भी सेम होगा, दोनों प्लस है तो दोनों के कारण प्लस ही आएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर जो इस पॉइंट पर आ रहा है वो नॉन 0 आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है। जबकि इसके पहले हमने देखा था क्यू और माइनस क्यू चार्ज लेकर के कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आ रहा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 आ रहा था, और यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है। तो किसी भी पॉइंट पर यदि 2 चार्ज है, मतलब एक से अधिक चार्ज है, तो उस सिचुएशन में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नॉन 0 हो सकता है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो सकता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 हो सकता है। ऐसा पॉसिबल है, हर जगह होता है ऐसा नहीं कर रहे हैं, कहीं कहीं पॉसिबल है। लेकिन यहाँ चार्जेज जो हैं ये दोनों चार्ज के बीच में देख रहे हैं, यहाँ ऐसा सिचुएशन नहीं है, चार्ज से एक तरफ देखा जा रहा है और सारे पर प्लस चार्जेज हैं। यदि प्लस है तो सारे पर प्लस चार्जेज हैं, माइनस तो सारे पर माइनस चार्जेज हैं, मतलब लाइक है इस पर, या चार्ज कहीं दूसरी जगह है उसके कारण यहाँ पोटेंशियल देख रहे हैं, ये भी हो सकता है। चार्ज यहाँ पर नहीं है, चार्ज दूसरी जगह है, उसके कारण यह इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा है यहाँ पर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनेगा वो चार्ज कहीं दूसरी जगह हो सकता है, उसके कारण बन सकता है, या चार्ज उसी सरफेस पर होगा उसके कारण भी हो सकता है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर कि पोटेंशियल यदि सेम है तो चार्ज या तो हरदम इधर ही होगा, मतलब समझ ही रहे होंगे आप कि पोटेंशियल सेम है तब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा यहाँ से इधर, वो पूरे चार्ज के कारण एक ही तरफ होगा यहाँ पर। तो वो या तो इधर होगा या इधर होगा, मतलब किसी एक ही डायरेक्शन में होगा। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों के कारण एक ही होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, यानी E का वैल्यू 0 नहीं होगा। अब इस एक चीज़ को बताने के लिए कितना समझाना पड़ा, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं हो इसके लिए ज़रूरी है बता देना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 नहीं है। dr जो डिस्टेंस है A और B, यानी दो नज़दीक के पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, A और B के बीच का डिस्टेंस तो ज़्यादा है यहाँ पर, ये बहुत नज़दीक के दो पॉइंट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनके बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग ही बढ़ रहा है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग बढ़ रहा है, तो dr जो है वो 0 नहीं है, चाहे जिस डायरेक्शन में बढ़े, लेकिन dr 0 नहीं है, E भी 0 नहीं है, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है। तो ये तीनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है और ये दोनों 0 नहीं है, तो इसका अर्थ cos थीटा 0 होगा, यानी E और dr नॉट 0 हैं, नॉन 0 हैं, E नॉट इज इक्वल टू 0, dr नॉट इज इक्वल टू 0, बट तो हैंस cos थीटा इज इक्वल टू 0, और cos थीटा 0 है तो हैंस वेक्टर E जो है वो परपेंडिकुलर टू dr होगा, E और dr के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तब जाके ये 0 आ गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि dr इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं उसमें जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, वैरी करेगा, मैग्नीट्यूड वेरिएबल होगा, तो उसके लिए देखिए कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं। वो प्लेन होंगे,
यदि डायरेक्शन सेम होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो मिलेंगे वह क्या होंगे, उनके डायरेक्शंस जो होंगे वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का डायरेक्शन नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होंगे वो प्लेन होंगे एक दूसरे के पैरेलल। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 30 वोल्ट है, यहाँ पर 20 वोल्ट है, यहाँ पर 10 वोल्ट है, तो जब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ये मिल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा इधर की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सारे इस रीजन में कहीं भी देखेंगे तो डायरेक्शन क्या मिलेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। ये तो पहले ही हम लोग उसमें फर्स्ट चैप्टर में देख लिए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ हायर टू लोअर पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करेंगे। यहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन होंगे, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी किसी भी पॉइंट पर देखें तो फील्ड लाइन के अलोंग होगा, उस पर ड्रॉन टेंजेंट के अलोंग होगा। तो क्लियर हो गया। ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सब जगह सेम है, कहीं भी देखें। और ऐसा सिचुएशन मिलेगा जैसे पॉइंट चार्ज के कारण मिलता है, ऐसा सिचुएशन यदि होगा तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और मैग्नीट्यूड जो होगा वो एक सरफेस पर कांस्टेंट होगा, लेकिन अलग अलग पॉइंट्स पर मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट होंगे। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट इसलिए होंगे कि ध्यान दीजिएगा आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो हायर इलेक्ट्रिक फील्ड से लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर मूव करते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। होना मुश्किल काम है, क्योंकि वह बहुत से छोटे रीजन में पॉसिबल है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं मिलेगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हायर इलेक्ट्रिक फील्ड से लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कोई डाउट नहीं होगा शायद इसमें। हाँ, ये मैग्नीट्यूड की बात नहीं करें, एक चीज़ और है, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की ओर मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ऐसे चाहे ऐसे। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पर ज़्यादा होता है, यहाँ भी ज़्यादा होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर, प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं। इसलिए हम लोग मतलब ये नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखा जाए तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस चार्ज के नज़दीक होगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस चार्ज के भी नज़दीक होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बन रहे हैं वो हायर यहाँ पोटेंशियल हो रहा है, यहाँ लोअर पोटेंशियल हो रहा है। तो कन्फर्मली हम लोग पोटेंशियल के लिए कर सकते हैं, फील्ड के लिए नहीं कर सकते हैं। हाँ, जब पॉइंट चार्ज के कारण आप देखते हैं तो जितना ज़्यादा आप दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिक्रीज होता है। जबकि जितना ज़्यादा दूर जाते हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है। तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होते हैं वो हायर टू लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर मूव करते हैं। लेकिन वही निगेटिव चार्ज के कारण देखते हैं, माइनस क्यू पॉइंट चार्ज के कारण देखते हैं, तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चार्ज की ओर होता है। तो लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लोअर मैग्नीट्यूड से हायर मैग्नीट्यूड की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करते हैं वहाँ पर। लेकिन साइन के साथ देखें तो हायर टू लोअर ही होगा, साइन के साथ देखें तो हायर टू लोअर होगा, कोई डाउट नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड देखते हैं, साइन वहाँ पर कुछ सर्टेन सिचुएशन में लेते हैं या ले भी सकते हैं, साइन भी ले सकते हैं। तो साइन में डायरेक्शन छुपा हुआ रहता है। जनरली किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जब हमको डायरेक्शन देखना होता है तो या वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील करना होता है तो उसका हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं और डायरेक्शन प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कहना थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। तो इसलिए हम लोग केवल पोटेंशियल पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को देख सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड को देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं, जैसे
कंडक्टर का कोई भी सरफेस, कंडक्टर का अपना जो सरफेस होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। कंडक्टर के अंदर भी सारे पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। कंडक्टर के सरफेस पर भी सारे पॉइंट पर क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। कंडक्टर के अंदर भी उतना ही पोटेंशियल होता है। तो कंडक्टर के अंदर या कंडक्टर के सरफेस पर कोई भी प्लेन लें, कोई भी सरफेस लें, अंदर भी ले सकते हैं, तो उसके सारे पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। यानी हम केवल सरफेस की बात करें तो कंडक्टर के सरफेस को कह सकते हैं उसका सरफेस इक्विपोटेंशियल होता है। अब उसके अंदर भी कोई सरफेस लेते हैं तो भी इक्विपोटेंशियल होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग देख लें पहले नॉन पोलर और पोलर मटेरियल्स क्या होते हैं। उसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक छोटा सा टॉपिक है, उसको समझ लीजिए आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है ये समझिए कि कंडक्टर के अंदर सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। कंडक्टर के अंदर सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जीरो होता है, आप जानते हैं पहले से। अंदर की इंटरनल चार्ज के कारण नहीं, एक्सटर्नल चार्ज के कारण कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब इंटरनल भी चार्ज है, यदि कैविटी है, कंडक्टर के अंदर तो चार्ज इंजेक्ट करेंगे तो चला जाएगा सरफेस पर, लेकिन कैविटी है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज है। इस सिचुएशन में ध्यान दीजिए, प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर मिलेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। लेकिन प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ माइनस क्यू चार्ज इसके इनर सरफेस पर इंड्यूस हो जाता है, जिससे प्लस क्यू चार्ज के कारण जितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा माइनस क्यू चार्ज के कारण भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, जिससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। हाँ, अब कैविटी के अंदर देखिए, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। कैविटी के अंदर क्या होगा ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर इसको बड़ा करके बताते हैं, ये कैविटी ही मान लेते हैं और ये कंडक्टर का सरफेस मान लेते हैं। इसको कैविटी मान लेते हैं, ये कैविटी है। अब कैविटी जो है इसके अंदर कोई प्लस क्यू चार्ज है, कहीं भी हो सकता है, सेंटर पर ही कोई जरूरी नहीं है, कहीं भी हो सकता है, और कोई भी शेप यहाँ पर हो सकता है, कैसा भी शेप हो सकता है कैविटी का। तो ये प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अब प्लस क्यू चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर मिलेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा जो जिसका डायरेक्शन चार्ज से इस पॉइंट को मिला लाइन के अलोंग बाहर की ओर होगा। अब यहाँ माइनस क्यू चार्ज लें, इंड्यूस होगा जो इसके सरफेस पर, इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज जो इंड्यूस होगा वो चारों तरफ होगा। तो इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इसके अंदर सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। माइनस क्यू चार्ज के कारण, यानी यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो, उसके कारण। लेकिन इस प्लस क्यू चार्ज के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो नहीं होगा। क्यों होगा, नहीं होगा, केवल माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। हाँ, कंडक्टर के अंदर, कैविटी के बाहर की बात कर रहे हैं, कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि बाहर के किसी पॉइंट के लिए पूरा चार्ज सेंटर पर पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करता है। और ऐसे भी जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जो दूसरे मेथड से हम लोग प्रूव कर चुके हैं, इसके पहले प्रूव कर चुके हैं, तो उस पर ध्यान देना जरूरी नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। ये सीधे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड सारे पॉइंट पर जीरो होगा। लेकिन कैविटी के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल चार्ज के कारण मिलेगा, एक्सटर्नल चार्ज के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। यानी इधर कोई भी चार्ज दे दे, चाहे जितना चार्ज हो, या एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो उसके कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, जीरो। लेकिन इंटरनल चार्ज या इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मिलेगा यदि कैविटी है तब। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग समझिए होता क्या है। किसी भी सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, जैसे ये कंडक्टिंग का जो फेनोमेनन होता है उससे, या दूसरे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से बचाने के लिए उस सेंसिटिव डिवाइस को, सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कंडक्टर के लेयर से कवर कर दिया जाता है, यानी सील्ड कर दिया जाता है कंडक्टर से। कंडक्टर का ऐसा बना दिया, कैविटी जैसा बना दिया जाता है जिसके अंदर वो डिवाइस रहता है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर उसका इफेक्ट जीरो होता है। इस कारण एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट इंटरनल डिवाइस पर नहीं पड़ेगा, उस इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर, जिससे वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री हो जाएगा। इसी फेनोमेनन को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यानी द कवरिंग ऑफ ए सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइस बाय कंडक्टर टू प्रोटेक्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो अब हम लोग आगे बढ़ें। सबसे पहले पोलर नॉन पोलर मटेरियल्स देखिए क्या होते हैं, पोलर मटेरियल्स
और नॉन पोलर मटेरियल्स। पोलर मटेरियल्स मतलब जिसमें पोल हो, सीधे सीधे नाम से ही क्लियर है, जिसमें क्या हो, पोल हो उसे पोलर, और जिसमें पोल नहीं हो उसे नॉन पोलर, जिसमें डाइपोल बन ही नहीं रहे। जैसे आप ध्यान दीजिए, जैसे HCl, H2O या इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन जो मिलकर के बॉन्डिंग करते हैं, उसके कारण आपको ध्यान होगा कि इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड नहीं करता है ऐसे कंपाउंड्स में। HCl, H2O या इस टाइप का बहुत सा होगा, HBr भी और बहुत सा आएगा। तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है वह नेगेटिव चार्ज के सेंटर से कोइंसाइड नहीं करता है, मतलब एक पॉइंट पर दोनों नहीं पड़ते हैं। इस कारण पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है उनके बीच कुछ डिस्टेंस होने के कारण डाइपोल मिल जाता है। दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा और साइन अपोजिट होगा तो डाइपोल मिल जाएगा। क्लोज में भी होंगे दोनों चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्लोज में भी होंगे तो डाइपोल मिल जाएगा, और ऐसे मटेरियल को कहते हैं पोलर मटेरियल्स। दूसरे मटेरियल्स नॉन पोलर कौन हुए, जैसे H2O2, ये जो हो गए इसमें दोनों HH है, तो क्लियर है कि जितना जहां पर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होगा वहीं पर नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर होगा, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के सेंटर कोइंसाइड कर गए तो कोई डाइपोल बनेगा ही नहीं, कोई पोल नहीं बनेगा, कोई मोनोपोल नहीं बनेगा। दो मोनोपोल बनेंगे तब ना डाइपोल बनेगा, तो डाइपोल ही नहीं बनेगा, और डाइपोल नहीं बनेगा तो ये नॉन पोलर मटेरियल्स कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिए, नॉन पोलर मटेरियल है तो इसके अंदर कोई डाइपोल मोमेंट तो होगा ही नहीं, क्योंकि पोल बन ही नहीं, डाइपोल बन ही नहीं रहा। और पोलर मटेरियल्स हैं तो इसके अंदर डाइपोल मोमेंट होता है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का, लेकिन जब हम किसी छोटे से छोटे वॉल्यूम में भी चलते हैं, एक डोमेन में, एक छोटे से छोटे वॉल्यूम में आगे बढ़ के देखते हैं, तो ये डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, रैंडम डायरेक्शंस होते हैं। डाइपोल मोमेंट के अलग अलग डायरेक्शंस होते हैं और उनका रिजल्टेंट जीरो आ जाता है। यहाँ पर रिजल्टेंट जो आता है वो जीरो आ जाता है, डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट। किस में, पोलर मटेरियल्स में भी, छोटे से छोटे वॉल्यूम में भी। तो एक मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट होते हुए पूरा जीरो आ जाता है। यदि इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को प्लेस करते हैं, इसमें पोलर मटेरियल्स को प्लेस करते हैं, तो टॉर्क के कारण ये सारे डाइपोल मोमेंट्स अलाइन होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है तो टॉर्क डाइपोल पर लगेगा, टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ये टॉर्क होगा। तो इसके कारण ये सारे डाइपोल मोमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होंगे, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में P और E के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, यानी नेट टॉर्क कितना होगा, 0। तो ये नेट टॉर्क 0 आने की कोशिश करेगा तो तब तक टॉर्क लगेगा जब तक दोनों के बीच का एंगल कुछ है, और जब तक 0 नहीं होता है तब तक टॉर्क इस पर लगते रहेगा। ये 180 डिग्री पर भी 0 आएगा, लेकिन 180 डिग्री अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है जो हमने पहले समझाया था, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। तो इसके कारण ये सारे डाइपोल मोमेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते, होते नहीं हैं। लेकिन यहाँ क्यों नहीं होते हैं, जो कारण है यहाँ पर डाइपोल मोमेंट के रैंडमाइज होने का, वही कारण है यहाँ भी कि वो पूरा अलाइन नहीं होने देना चाहता है। एंटी टॉर्क लगता है, किसके कारण, थर्मल एजिटेशन के कारण, तापीय उत्तेजना के कारण, थर्मल टेम्परेचर के कारण थर्मल एजिटेशन होता है, जिससे जितने भी डाइपोल हैं वो सब उछल कूद करते रहते हैं, मतलब रैंडमाइज होते रहते हैं, इधर उधर तितर बितर होंगे, छिटा जाएंगे, रैंडमाइज होंगे, वो उन कहीं भी कोई डायरेक्शन हो सकता है। जैसे इस बात को समझने के लिए देखिए, जब आप जो छोटे बच्चे होते हैं या गाय का जो बछड़ा होता है, जब दूध पी लेता है पूरा, या ऐसे भी वो उमंग में रहता है, एक्साइटेड स्टेट पोजीशन में रहता है, तो वो जंप करते रहते, इधर उधर जंप करते रहता है। आप जानते हैं एटम के अंदर भी ये घटना होती है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला भाग जाएगा बाहर, ग्राउंड स्टेट से बाहर या किसी भी स्टेट से बाहर चला जाएगा, और बाहर रुक नहीं पाएगा, भले ही वो अलग बात है, वो जितना डिफरेंस हो रहा है एनर्जी का डिफरेंस दोनों सेल के भीतर, एक्साइटेड स्टेट और उसके नॉर्मल स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, उतना एनर्जी का फोटोन रिलीज करके फिर वापस आ जाएगा ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे एनर्जी मिलेगा जंप तो करेगा, वो जंप करेगा, भागेगा, क्योंकि एनर्जी जो है एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करता है।
एक्साइटमेंट देता है, प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करना नहीं, प्रोवाइड करना। तो यहाँ भी एनर्जी के कारण, थर्मल एजिटेशन के कारण, यानी टेम्परेचर जो होता है सराउंडिंग का, उसके कारण बॉडी का टेम्परेचर उतना मिल जाता है, जिससे उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं या डाइपोल मोमेंट्स जो होते हैं वो सब एक्साइटेड होते हैं, और डाइपोल मोमेंट एक्साइटेड होकर ये डिसलाइन होंगे, यानी ये रेंडमाइज हो जाएंगे। तो रेंडमाइज होकर इधर उधर कोई डायरेक्शन में हो जाएंगे। अब इस पर हम जब टॉर्क अप्लाई करेंगे तो ये अलाइन होने की कोशिश करेंगे, लेकिन थर्मल एजिटेशन उसको रेंडमाइज करेगा, वो एंटी टॉर्क लगाएगा रेंडमाइज करने के लिए। ये टॉर्क जो लग रहा है वो उसको अलाइन करने के लिए लग रहा है। तो एज अ होल ये कंप्लीट अलाइनेशन नहीं मिलता है, लेकिन पार्शियल अलाइनेशन मिल जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये इधर की ओर है तो ये मुड़ के थोड़ा सा इधर हो जाएगा, मतलब ऐसे है तो मुड़ के इधर हो जाएगा। ये इधर की ओर है तो मुड़ के इधर हो गया, कुछ डायरेक्शन हो गया यहाँ पर, तो ऐसे हो जाएगा, एक इधर की ओर मुड़ गया। अब ये जो हो गया मान लो इधर की ओर मुड़ गया, ये जो डायरेक्शन है इधर है वो मुड़ के इधर की ओर हो गया, मतलब कुछ एंगल पर मुड़ जाएगा, ये इधर मुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये डायरेक्शन जो है इधर हो गया, ये जो डायरेक्शन है ये मुड़ के इधर हो जाएगा, ये जो डायरेक्शन नीचे की ओर है ये हो जाएगा, ये थोड़ा सा दब जाएगा इधर की ओर, ये डायरेक्शन इधर की ओर आ गया। ये जो पीछे डायरेक्शन है ये मुड़ के थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ये आगे जो डायरेक्शन है वो तो ऐसे ही रह जाएगा। तो ये कंप्लीट अलाइनेशन नहीं मिला, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये पार्शियल अलाइनेशन मिल गया, जिससे ये इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा, डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पोलर मटेरियल्स जो होते हैं वो टॉर्क के कारण रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट उसमें मिल जाता है, और नॉन पोलर मटेरियल्स जो होते हैं उनमें टॉर्क के कारण, नॉन पोलर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टॉर्क ये डाइपोल क्रिएट होते हैं। कैसे? प्लस चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है प्लस चार्ज के सेंटर पर, और माइनस चार्ज तो प्लस चार्ज तो मूव नहीं कर सकता है, वो नेग्लिजिबल डिस्टेंस मूव करेगा, मतलब मूव नहीं कर सकता प्लस चार्ज, ये समझिए आप। और निगेटिव चार्ज का सेंटर जो है वो मूव कर जाता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वेक्टर ई से, फोर्स F इज इक्वल टू देखेंगे क्यू वेक्टर ई से, माइनस चार्ज है तो माइनस सी वेक्टर ई होगा, यानी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगा। माइनस यहाँ पर चार्ज है तो माइनस क्यू, ई गलती से लिख दिए, माइनस क्यू वेक्टर ई होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज, ये माइनस क्यू मान लेते हैं, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, इसको प्लस क्यू मान लेते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यदि यह है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यदि यह है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में मिल जाएगा। कहाँ से? माइनस से प्लस चार्ज की ओर, जिसका डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल यहाँ लिख देना, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस तरह से यहाँ भी डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। यहाँ भी डाइपोल मोमेंट जो मिलेगा उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और यहाँ भी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो पोलर मटेरियल के लिए मिलेगा, ये पोलर के लिए हो गया, पोलर के लिए, और ये नॉन पोलर के लिए हो जाएगा, नॉन पोलर के लिए। यहाँ भी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस प्लस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर डाइपोल मोमेंट, और यहाँ भी डायरेक्शन ये वो आगे ही मिल रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मिल रहा है। दोनों ही सिचुएशन में डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मिलेगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, उसमें कम मिलेगा, लेकिन दोनों मिलेगा, कोई डाउट नहीं। अब पोलराइजेशन को भी यही समझ लीजिए। पोलराइजेशन, ये जो डाइपोल मोमेंट मिलता है यूनिट वॉल्यूम में जो डाइपोल मोमेंट होता है, वही डाइपोल मोमेंट पोलराइजेशन वेक्टर या पोलराइजेशन कहलाता है। हमारे कॉन्सेप्ट से आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। पोलराइजेशन नेक्स्ट वीडियो में डाल रहे हैं। अभी थोड़ा सा ये मोबाइल का बैटरी जो है, मतलब बैटरी जो है इसका डिस्चार्ज हो गया है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम डाल रहे हैं आगे। और हमारे कॉन्सेप्ट से आप लोगों को यदि फ़ायदा हो रहा है, आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे और जेई के पर्पज़ से या नीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव या 12th के व्यू से आगे बढ़ रहे होंगे, तो हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसकी हम आशा लगाए बैठे हैं। थैंक यू।